नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। आइए आज हम अपनी अगली कहानी पढ़ते हैं, लाल पान की बेगम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। इसके पहले हमने तीसरी कसम को पढ़ा। अगर आपने वो कहानी नहीं पढ़ी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर कहानियों को पढ़ सकते हैं। तो आज हम इस कहानी की समीक्षा और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। कहानी जो है यह लाल पान की बेगम, इसमें ये कहानी पूरी कहानी जो है वो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप वहां से कहानी का अध्ययन कर सकते हैं, पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ कहानी की समीक्षा और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नए यूट्यूबर हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर वीडियो लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। आप सबसे उम्मीद है कि आप अपना प्यार ऐसे ही हमारे चैनल के लिए बनाए रखेंगे। और साथ ही साथ आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखा करें। चलिए हम अपनी कहानी देखते हैं, लाल पान की बेगम। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। यह कहानी जो है वह 1957 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसका संकलन फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी संग्रह ठुमरी में किया गया है। ठुमरी में ही तीसरी कसम का भी संकलन किया गया है। इसी वजह से रेणु जी को ठुरमी धर्मा भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह कहानी बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कहानी में जनवरी 1957 के अंक में भी प्रकाशित हुई थी। अगर हम देखें तो रेणु जी की जो सर्वश्रेष्ठ कहानी है वह तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को माना जाता है। अगर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ दूसरी कहानी बताई जाए तो वह लाल पान की बेगम है। इसके साथ ही अगर इस कहानी को हम देखें कि इसमें क्या व्यक्त किया गया है, तो इस कहानी में जो है वो यह बताया गया है स्त्रियों की दशा को दिखाया गया है। इस कहानी में यह बताया गया कि जो कहानी की नायिका है बिरजू की माँ। कुछ पात्र ही पहले हम देख लेते हैं। पात्र हैं बिरजू की माँ, जो जिसे कि पूरे गांव वाले लाल पान की बेगम बोलते हैं, और यह कहानी की नायिका भी है। यह आधुनिक नायिका के रूप में हमें देखने को मिलती है। कहानी में परिवार में तारतम्य बनाए हुए सबको साथ लेकर चलने वाली एक दबंग नारी के रूप में यह दिखाई देती है। साथ ही साथ मखनी फुआ है, जंगी की पतोहू है, चंपिया है जो कि बिरजू की माँ है, 10 वर्ष की है चंपिया। बिरजू है, चंपिया का भाई है जो कि 7 वर्ष का है, बिरजू का बाप है, राधे की बेटी है सुनरी। इतने पात्र हैं कहानी में। मुख्य पात्र है बिरजू की माँ जो कि नायिका है। कहानी की ये जो नायिका है वह सशक्त महिला पात्र है, जिसके अपने अनेक सपने हैं, लालसा है। वह दुनिया को अपनी निगाहों से देखना चाहती है। वह कहती है कि कोल्हू के बैल की तरह जीवन गुजार दिया खटकर, लेकिन कभी एक पैसे की भी जलेबी बिरजू के बप्पा ने लाकर नहीं दी। वहीं दूसरी ओर बिरजू के पिता अगर हम देखें तो वह एक दब्बू किस्म का इंसान है, जो कि अपनी इच्छाओं को हमेशा दबा कर रहता है। वह मेहनत मजदूरी किसी तरह से करके अपने परिवार का गुजारा बसर कर रहा है। बहुत ही सरल व्यक्तित्व का प्राणी है बिरजू का बाप। इस कहानी में यह बताया गया है कि स्त्रियां भी अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया कि वह आत्मसम्मान चाहती हैं। जो नारी है वह आत्मसम्मान चाहती है। पर्दे की प्रथा हो या ऐसी कोई भी कुप्रथा जो उन्हें गुलामी का जीवन जीने पर मजबूर कर देती है, वह अब उन्हें स्वीकार्य नहीं है। इस तरह से अगर हम देखें तो बिरजू की माँ के माध्यम से नारी सशक्तिकरण का वर्णन इस कहानी में किया गया है। कहानी जो है शुरू से अंत तक लेकर इंद्रियता का भाव हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। कहानी आंचलिक प्रधान कहानी है, विशेष रूप से बिहार के अंचल से जुड़ी हुई है। भावात्मक शैली में लिखी हुई कहानी है। घृणा एवं क्रोध का भाव जो कि समाज में नारी मन में व्याप्त पाया जाता है वह हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही गांव में व्याप्त घोर गरीबी का यथार्थ चित्रण किया गया है, और साथ ही अंचल विशेष में प्राप्त विडंबनाओं एवं विदुप्रताओं का वर्णन है। साथ ही ग्रामीण समाज के लोगों का टूटते बिखरते जीवन का भी वर्णन हमें कहानी में दिखाई देता है।
इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस कहानी में औरतों के मध्य होने वाले व्यंग्यात्मक संवाद का वर्णन है, जिसकी वजह से समाज में व्याप्त ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि को भी दिखाया गया है। भावों की जटिलता है, व्यवहारिक मानवीय व्यवहार के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। नायिका के माध्यम से समाज एवं परिवार को साथ लेकर चलने का वर्णन है। नायिका के ही माध्यम से स्त्रियों के आधुनिकतापूर्ण जीवन का वर्णन किया गया। मजदूर एवं किसानों की आर्थिक विपन्नता का वर्णन है। इसके साथ ही अगर हम यह देखें तो समाज में व्याप्त कुप्रथाओं का विरोध है, जो कि स्त्रियों को गुलामों सा जीवन जीने के लिए बाध्य करती है। इसमें स्त्रियों के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की बात की गई है। अगर हम देखें तो इस कहानी में जो है ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बोलचाल की भाषा तथा वहाँ के देशज शब्दों का वर्णन किया गया है। ध्वनियों का चित्रपट विधान हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही पात्रों के अनुकूल संवाद योजना दिखती है। लोक संस्कृति की यथार्थपरक व्याख्या हमें देखने को मिलती है इस कहानी में। यह जो कहानी है इसका केंद्रीय विषय बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी इसका केंद्रीय विषय है और इस कहानी में पात्र और परिवेश की संश्लिष्ट स्थिति का वर्णन हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम देखें इस कहानी में जो है चंपिया के माध्यम से, जो चंपिया है बिरजू की बहन, उसके माध्यम से ग्रामीण बालिकाओं का वर्णन किया गया है। महिलाओं की लालसा, आकांक्षा एवं कर्तव्य निष्ठा का भी बोध इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलता है। मनुष्य के उल्लास से पूर्ण मानवीयता एवं जाति के आदिम संस्कारों का भी वर्णन कहानी में किया गया है। मानसिक उथल पुथल का वर्णन करने के साथ ही साथ यह कहानी उदार चरित्र प्रधान कहानी कह सकते हैं, जिसमें कि पारिवारिक संदर्भों एवं क्रियाओं का वर्णन करते हुए मानवीय व्यवहार के विभिन्न रूपों को दिखाया गया है। इस तरह अगर हम देखें तो यह जो कहानी है लाल पान की बेगम, जो बिरजू की माँ है, उसको लाल पान की बेगम का जो नामकरण है वह जंगी की पतोहू देती है। इसके साथ ही इस कहानी में बलरामपुर के नाच का वर्णन किया गया है। इसमें पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, खेत खलिहान, बाग बगीचे इत्यादि के माध्यम से परिवेश से जुड़े होने की बात कही गई है तथा धन्यात्मक भाषा का वर्णन करने के साथ ही साथ कार्तिक महीने की पूर्णिमा की चंद्रमा का भी वर्णन, पूर्णिमा की चांदनी का वर्णन किया गया है। इस तरह यह थी कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ध्यान में रखें। मिलते हैं अगली कहानी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।